ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट शीट के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए, ठीक है। उसमें एक क्लैरिफिकेशन मुझे देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो है उसे ऐड करने की जगह गलती से लेस कर दिया था, ठीक है। बस कैलसी पे हमने प्लस की जगह माइनस कर दिया और उससे आंसर में कहीं ना कहीं 1 लाख रुपीज का डिफरेंस आ गया होगा। तो ये क्लियर करना है मुझे कि उस सोल्यूशन में आपको थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा। आप एडमिन को ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले के क्वेश्चन में किया हुआ है उसे ऐड ही करना है, वो गलती से जो है हमने ऐड की जगह लेस कर दिया था। तो आंसर जो अपना है वो क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,77,000 की जगह पे 8,77,000 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1 लाख से बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में सेल्स का जो अपना प्रॉफिट का फिगर है वो भी थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। तो ये एक क्लियर करना था मुझे, कुछ कमेंट्स आए थे लास्ट लेक्चर के वीडियो पे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि वो गलती से हो गया था हमसे, 50,000 की जगह हमने ऐड करने की जगह लेस कर दिया था, ठीक है। चलो, आज हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन छोड़ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन द सेंस पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो हुए, या फिर अगर कोई आरटीपी का क्वेश्चन है जो टफ है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं जो हमें सॉल्व करना है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसे आप हल्के में मत ले, 10 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 10 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है। Following information relates to manufacturing concern for the year ended 31st March 2019। तो ये एक साल का डेटा है। चलो, ये एक साल का डेटा है। अच्छा, इस साल कंपनी ने क्या क्या किया? तो जब ये साल की शुरुआत हुई तो कंपनी के पास रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था कितना? 2,28,000। ओके। और जब साल एंड हुआ एज ऑन मार्च, तो कंपनी के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है। अब हमें मालूम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसका एडजस्टमेंट हम रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकालते वक्त शुरू शुरू में ही करने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ में परचेज को ऐड करके हम रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकालेंगे। देखिए, परचेज आपको देके रखा हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इज 42,25,000। और मैंने आपसे बोला था कि परचेज के साथ साथ में अगर कभी भी कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड आ जाए तो आपको उसी में ऐड कर लेना है, परचेज के साथ में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड देके रखा हुआ है 1 लाख, दैट विल बी एडेड टू परचेज इटसेल्फ। परचेज के नीचे आप इसे भी ऐड कर लीजिए कि ये जो मटेरियल हम खरीद के लेके आ रहे हैं 42,25,000 का, मान लो ये हम टेम्पो से लेके आए, ठीक है। ये रहा अपना टेम्पो, ये एक टेम्पो था। इस टेम्पो से हम मटेरियल लेके आए, तो इस टेम्पो का भाड़ा, ठीक है, भाड़ा कितना लग गया सर? 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज जो है ये आपको परचेज की कॉस्ट में ही ऐड कर देना है, ये एक रूल है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये मटेरियल कितने में पड़ा, तो आप बोलोगे 42,25,000 का मटेरियल प्लस 1 लाख रुपए लाने का खर्चा, तो पूरा कॉस्ट हो गया 43,25,000, ठीक है। चलो, देन डायरेक्ट वेजेस पेड। डायरेक्ट वेजेस पेड इज डायरेक्ट वेजेस, ऑब्वियसली सेकंड आइटम वही होता है, बट पेड के साथ साथ में इन्होंने आपको आउटस्टैंडिंग भी कुछ देके रखा हुआ है। अभी हमें जहां तक मालूम है, हम 11-12 से एक ही काम करते आए हुए हैं कि आउटस्टैंडिंग खर्चे का मतलब है खर्चा हुआ तो सही बट हमने पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की तो क्या हुआ? हम तो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इसे आपको पेड में ऐड करना पड़ेगा। तो दिस विल बी एडेड टू वेजेस पेड, ठीक है। कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, बस पेड में आप ऐड कर दीजिए, टोटल वेजेस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ऐसा बोला है प्राइम कॉस्ट निकालो, उसके बाद एक काम करना कि प्राइम कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेना। ये रहा प्राइम कॉस्ट का 20% आप एज फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेना, ठीक है। WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एडमिन जो है दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ये हमें ऐड करना है कहाँ? कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। ये एक स्पेशल आइटम में आता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिन ओवरहेड्स को ऐड करना है। चलो, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तरह से डिलीवरी का खर्चा हो गया। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे उसके बाद जब उसे डिलीवर करना होगा तो डिलीवर करने के लिए आपको 16 रुपीज पर यूनिट का खर्चा करना पड़ेगा, मतलब हर एक यूनिट के पीछे 16 रुपए का खर्चा। ठीक है, ऐसे आपने जितने भी यूनिट्स बेचे होंगे इनटू 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 16 पर यूनिट सोल्ड, 16 पर यूनिट सोल्ड। तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। नेक्स्ट आइटम, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, मतलब साल की जब शुरुआत हुई तो हमारे पास 1217 यूनिट्स पड़े हुए थे जो हमने पिछले साल बनाए थे बट बेच नहीं पाए थे हम। तो अब क्या करेंगे, पहले इसे इस साल बेचेंगे, पहले इसे इस साल हम बेचेंगे। देन सेल ऑफ स्क्रैप, बट माइंड द वर्ड, इन्होंने सेल ऑफ स्क्रैप जो बोला है वो प्रोसेसिंग के टाइम नहीं हुआ है। हम जो सेल ऑफ स्क्रैप जो स्पेशल आइटम में लेस करते हैं वो प्रोसेसिंग आइटम होता है, प्रोसेसिंग के टाइम होता है। ठीक है, बट यहां तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो स्क्रैप हमारा निकला है ये किस चीज का निकला है, मटेरियल का स्क्रैप है, मटेरियल का स्क्रैप है। इसके ऊपर वेजेस का खर्चा नहीं हुआ था, इसे हमने प्रोसेस करना शुरू नहीं किया था। तो सर इसे हम कहाँ माइनस करें, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ले जाके या फिर मटेरियल में से ही एडजस्ट कर दें। अगर ये मटेरियल का स्क्रैप है तो इसे आपको मटेरियल में से ही एडजस्ट करना है। तो दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम। ध्यान देना ये मटेरियल का स्क्रैप है तो आपको मटेरियल के कॉस्ट में से ही एडजस्ट करना है। ये एक स्पेशल आइटम था, ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक नया पॉइंट था, तो आपको इस पे एक ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी तक एक दो पॉइंट हमें नए मिले हैं, ज्यादा कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट है जहां पे लोग गलती कर सकते थे, जहां पे कुछ स्टूडेंट शायद कंफ्यूज होके इसे एक नॉर्मल स्क्रैप मान लेते, प्रोसेसिंग का स्क्रैप मान लेते और इसे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद माइनस करते, बट आपको वैसा नहीं करना है। अगर ये मटेरियल का स्क्रैप है तो आप इसे मटेरियल में ही माइनस करिए। चलो नेक्स्ट, द फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स। प्रोड्यूस्ड मतलब प्रोडक्शन देके रखा है इन्होंने, ओपनिंग स्टॉक ऊपर ही दिया हुआ है, प्रोडक्शन भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये लाइन तो हमें मालूम है कि हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं, तो इस लाइन का कुछ मतलब नहीं बनता है, इग्नोर करो, हमें वैसे भी मालूम है। द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको देखो कौन कौन से यूनिट्स इन्होंने दे रखे हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओके, फिर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दे के रखा हुआ है, मतलब प्रोडक्शन दे के रखा हुआ है। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं, हमें सेल्स दे के रखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दे के रखा हुआ है। तो क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया इस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, चलो रिक्वायर्ड पार्ट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो एक साल की कॉस्ट शीट आपको बनानी है। अब सर शुरुआत कैसे करें, इस बात की कंफ्यूजन आती है। शुरुआत हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स देके रखा हो, फिनिश गुड्स का नंबर ऑफ यूनिट्स देके रखा हो, तो सबसे पहले आप शुरुआत वहीं से करिए। देखिए क्या ओपनिंग स्टॉक है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है, कितना कंपनी ने प्रोडक्शन किया है, कितना सेल्स किया है, एक बार ये नंबर्स आप फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना शुरू करिए। चलो तो हम भी सबसे पहले वही वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले वर्किंग नोट, किसकी वर्किंग नोट, सर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की वर्किंग नोट। ग्रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। चलिए हमने क्या देखा है, यूनिट्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं। सर यूनिट्स सोल्ड मतलब हम पहले ओपनिंग स्टॉक बेचते हैं, वेरी गुड, हम पहले ओपनिंग स्टॉक बेचते हैं क्योंकि ये पिछले साल का स्टॉक है तो कहीं ये खराब ना हो जाए इसके लिए हम पहले इसे बेच देते हैं। ग्रेट, अच्छा काम किया। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद जो हमने यूनिट्स इस साल प्रोड्यूस किए उसे बेचते हैं। ठीक है, चलो मैंने ये भी बेच दिए। अब क्या ये कंपलसरी है कि जितना भी आप गुड्स बनाओगे एंड ऑफ द ईयर सब बिक जाएगा,
नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ स्टॉक तो बचा रहेगा, मतलब वो आप नहीं बेच पाए, नहीं बेच पाए तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो एक काम करिए, क्लोजिंग स्टॉक को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस यूनिट्स सोल्ड, माइनस यूनिट्स सोल्ड। चलिए ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, सी दिस 1217 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इज 1217 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन कितना, तो प्रोडक्शन इज 14,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन इज 14,000 यूनिट्स। सेल्स कितना, सेल्स इज 14,153 यूनिट्स, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस 14,153 यूनिट, साथ साथ में कैलसी यूज करते रहिए, 1217 प्लस 14,000 माइनस 14,153, 1217 प्लस 14,000 minus 14,153, this will give you 1,064 units, 1,064 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है आपका, 1,064 यूनिट्स। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, अब क्या कर सकते हैं सर, अब हम अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना सकते हैं। चलिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल सा होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कौन सा अमाउंट, टोटल का अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट, लेकिन ये कौन सा अमाउंट, ये पर यूनिट का अमाउंट, क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। ओके अब जहां हमने पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है वहां पे एक बार आप यूनिट्स प्रोड्यूस भी लिख लीजिए, प्रोडक्शन इज 14,000 यूनिट्स और सेल्स है आपका 14,153 यूनिट्स, 14,000 एंड 14,153 यूनिट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, इसमें वैसे तो नॉर्मली क्या क्या आता है सर, वैसे नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है, वेरी गुड, प्लस परचेज आता है, ग्रेट, प्लस यहां फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड भी है तो वो भी आएगा, अच्छा तुम्हें याद भी है, चलो ठीक है, फ्रेट इनवर्ड। उसके बाद सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, ओके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, और कुछ भूल तो नहीं रहे, नहीं नहीं भूल कैसे सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्क्रैप है तो उसे माइनस करना नहीं भूल सकते, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आइए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक इज 2,28,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 305, 2,28,000, closing stock is 3,05,000. Okay, what is the amount of purchase, this is 42,25,000, freight inward is 1 lakh, और सेल ऑफ स्क्रैप जो जनरेट हुआ था रॉ मटेरियल का स्क्रैप वो था 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए यहां से जरा माइनस कर दीजिए, और अब बताइए, अब बताइए कैलकुलेशन करके कितना खर्चा आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। ठीक है, मेरे साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहिए, ओपनिंग स्टॉक 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 3,05,000 minus 8,000, this is giving you 42,40,000, 42,40,000। आई होप सबको ये आंसर्स आए होंगे, 42,40,000। ठीक है, अब
क्या इसका पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स दे के रखे हैं आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स दे के रखे हैं, तो आपको पर यूनिट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? क्या मैंने आपको कुछ तरीका बताया इसका? बताया तो होगा। जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट पर यूनिट तक हम कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट तक जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे, और सीओजीएस के बाद हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट को। चलिए डिवाइड करते हैं। 42,40,000 डिवाइड बाय 14,000 डिवाइड बाय 14,000, दैट इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये खर्चा आ रहा है 302.86, 302.86, 302.86। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सर डायरेक्ट वेजेस। यस, करेक्ट बात बोली आपने, डायरेक्ट वेजेस। लेकिन यहाँ पे पेड के साथ साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, तो पेड और आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी। आइए पेड और आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं। पेड इज 12,56,000, आउटस्टैंडिंग इज 150, तो 12,56,000 प्लस 1,50,000 ऐड करके बताइए कितना कॉस्ट आ रहा है। 12,56,000 प्लस 1,50,000, ये आपको कॉस्ट आ रहा है 14,06,000, 14,06,000, 14,06,000, 14,06,000. This divided by 14,000, this will give you 100.42, 100.42, 100.42। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे के रखे हुए हैं? नहीं दिए हुए हैं, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपको प्राइम कॉस्ट तो मिल गया, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट यहीं पे मिल गया। ये रहा आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ऐड करिए, बताइए प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है। 42,40,000 प्लस 14,06,000 will give you prime cost as 56,46,000. This divided by 14,000 will give you per unit cost, और वो आ रहा है 403.28, 403.285। तो इसे आप 29 भी चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं 28 ही लिखता हूँ क्योंकि हमने 6 और 2 रखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद सर ये प्राइम कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट खर्चे आ गए। अब इनडायरेक्ट खर्चों का नंबर लग गया है। सबसे पहले फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो नाउ लेट्स ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेट्स ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिखाना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स सर यहाँ पे इन्होंने प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा था कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो प्राइम कॉस्ट का 20% होना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो चलो कोई बात नहीं, 56,46,000 इंटू 20%, प्राइम कॉस्ट इंटू 20%। तो 56,46,000 इंटू 20% will give you 11,29,200, 11,29,200. This divided by 14,000 will give you 80.66, 80.66। ये है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। दिस इज आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हमें मिलेगा factory cost. Now we will get factory cost.
क्या यहाँ पे WIP का कुछ स्टॉक है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं हुआ, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, बिकॉज अभी भी इसमें से WIP का स्टॉक एडजस्ट करना बाकी है। ठीक है, चलिए एक बार 56,46,000 मतलब हमारा प्राइम कॉस्ट प्लस 11,29,200 फैक्ट्री ओवरहेड्स को जरा ऐड कर लेते हैं। आंसर आ रहा है सर 67,75,200. This divided by 14,000 units will give you 483.94. ये रहा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें से ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तब जाके हमें मिलेगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट जो है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, आइए ओपनिंग WIP कितना? सर ओपनिंग WIP दे रखा है इन्होंने 192,500 और 140,700 तुम्हारा क्लोजिंग है। 192,500 इज ओपनिंग WIP, 1,40,700 इज क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग ऑब्वियसली लेस करना होता है, ध्यान रखना। चलिए नाउ 1,92,500 डिवाइड बाय 14,000 विल गिव यू 13.75। इसे तो हमें करना था ऐड। वन लाख 40,700 डिवाइड बाय 14,000 विल गिव यू 10.05। इसे हमें करना था लेस। चलिए अब जरा ऐड लेस कर लेते हैं। 67,75,200 प्लस 1,92,500 minus 1,40,700. This is giving you 68,27,000. ये है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट एंड दिस डिवाइड बाय 14,000 will give us per unit cost, that is 487.64. 487.64. This is our factory cost. Now कुछ स्पेशल खर्चे अगर हो तो वो लिख लो। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। यस, आइए एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज 1,73,000। तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 68,27,000 प्लस 1,73,000 will give you 70 lakhs. 70 lakhs. Now this is cost of production। तो हम number of units produced से ही डिवाइड करते हैं। तो this divide by 14,000 will give you per unit cost as 500 rupees। मतलब एक यूनिट को बनाने में हमें 500 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। एक यूनिट को बनाने में हमें 500 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। दिस इज 12.36। एक यूनिट को बनाने में हमें 500 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। एक यूनिट को बनाने में कंपनी का 500 रुपए का खर्चा लग जाता है। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस वेट लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओके, अब आपको फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन बतानी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो दे रखी है, ये देखिए 6,08,500।
तो इसका तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आइए लिख देते हैं 6,08,500, 6,08,500। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ऑब्वियसली इसे किस पे वैल्यू करना है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना है। दिस विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक अपना आया था 1064 यूनिट्स। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक इनटू 500 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो दिस इनटू 500, तो दिस विल बी 1064 इनटू 500 रुपीज। बताओ आंसर, 1064 इंटू 500, दिस इज गिविंग यू 5,32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो खर्चा है, जो गुड्स हम बना के बेच नहीं पाए, ठीक है, अगले साल बेचेंगे, उसका खर्चा है 5,32,000। दिस इज 5,32,000। चलिए, अब कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। यू विल गेट नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ओपनिंग स्टॉक हमें ऐड करना होता है। देखिए, ये गलती हमने आज फिर कर दी होती, ऐड लेस की। इसे ऐड करना होता है, इसे लेस करना होता है। ये बात आप लोग कब बताओगे? 6,08,500। ओके, चलिए, 70 lakhs प्लस 6,08,500 माइनस 5,32,000 is giving you 70,76,500 and this divided by, अब हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है, एंड दैट इज 14,153 यूनिट्स। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 14,153 यूनिट्स, और आपका आंसर 500 रुपया ही आ रहा है। तो दिस डिवाइड बाय 14,153 यूनिट्स, और आपका आंसर पर यूनिट 500 रुपए आ रहा है। अब एक खर्चा ऐड करना बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट इज S&D ओवरहेड्स, S&D ओवरहेड्स, और इसका कॉस्ट हमें कहीं ना कहीं इन्होंने पर यूनिट में दे रखा है। पर यूनिट में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 16 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। 14,153 इंटू 16 रुपीज पर यूनिट देके ही रखा हुआ है, तो इसे 16 यहां पे लिख लो। नाउ 14,153 इंटू 16 will give you 2,26,448, 2,26,448. Add this, you will get cost of sales. ठीक है, चलिए, this will be 516 और 70,76,500 plus 226,448 is giving you 73,02,948. 73,02,948. आफ्टर दिस हमें ऐड करना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट, एंड वी विल कम टू नो व्हाट इज आवर सेल्स। सेल्स तो मेरे हिसाब से इन्होंने दे के रखा हुआ है, दिया हुआ है दैट हमारा सेलिंग प्राइस इज 618 रुपया पर यूनिट। तो और क्या टेंशन है, 618 तो दे दिया। ये देखो 618 दिस मल्टीप्लाइड बाय हमने 14,153 यूनिट्स बेचे हैं, तो हमारा सेल्स आ रहा है 87,46,554, और ये रहा हमारा बैलेंसिंग फिगर जो कि आएगा प्रॉफिट। चलिए, माइनस 73,02,948
948. This is giving you 14,43,606 और प्रॉफिट आ रहा है 102 रुपया पर यूनिट में। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका सोल्यूशन हमने पूरा कर लिया है। वर्किंग ज्यादा नहीं थी, वर्किंग में हमने बस एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है और दूसरा हमने क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट किए थे। रेस्ट एवरीथिंग फॉर्मेट के अंदर ही आ गया। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर डाउट सेशन जो हमारा होता है उसमें हम ऑब्वियसली इन चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Let's read the question. Question number 6. Yeah. From the following data of Arnav Metallic Limited, calculate cost of production. बस cost of production. Cost of production मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में नहीं सोचना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोचना, सेल्स के बारे में नहीं सोचना, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना। ठीक है, वहीं तक आपके जो एडजस्टमेंट है वो आने वाला है। सबसे पहले रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लगी है? फैक्ट्री में लगी है, तो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में लगी है मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज मतलब हमारा जो स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी फैक्ट्री का काम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही कैलकुलेट करना है, मतलब कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल और WIP के स्टॉक की बात हो रही है, तो ये सब तो फैक्ट्री का ही काम है। तो दिस विल ऑल्सो कम इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम इज बाय द वे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्योंकि ये स्टॉक जो है, ठीक है, स्टॉक जो है अपना प्रोडक्शन हो रहा है, फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है, WIP या रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री के अंदर है, इसीलिए हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलने वाले हैं। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी कहाँ लगी है? फैक्ट्री में लगी है, तो दिस इज ऑल्सो फैक्ट्री ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी कंज्यूम्ड में ही आने वाला है। डायरेक्ट वेजेस पेड इज डायरेक्ट वेजेस। वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, ऑब्वियसली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नाउ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जो अपना स्पेशल कॉस्ट पहली बार दिखा हमें ये, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी स्पेशल कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी हमारा स्पेशल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट अदर्स इज जनरल। अदर्स इज जनरल, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा, बट जनरल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है, जो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे दिखाना नहीं है, तो इसे हम क्वेश्चन में इग्नोर करने वाले हैं। जनरल एडमिन का खर्चा नहीं दिखाना है, बिकॉज वहां तक कॉस्ट शीट हमें बनानी नहीं है। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग के टाइम पे हुआ, ये मटेरियल का स्क्रैप नहीं है, ये प्रोसेसिंग में हुआ है, तो ये आपका नॉर्मल स्क्रैप है, और ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो हमारे स्पेशल खर्चों की लिस्ट है वहां पे दिखने वाला है। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब इसके बिना गुड्स बन नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी पैकिंग है, ये भी हमारा स्पेशल कॉस्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्पेशल कॉस्ट के ऊपर है, तो जब आप स्पेशल कॉस्ट को रिवाइज करोगे ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। नाउ सैलरी पेड टू डायरेक्टर, डायरेक्टर वैसे तो ऑफिस में काम करता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि सर ये डायरेक्टर जो है ये टेक्निकल काम करता है, टेक्निकल डायरेक्टर है ये। टेक्निकल डायरेक्टर होने का मतलब
ये फैक्ट्री से रिलेटेड काम करता है, फैक्ट्री से रिलेटेड काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आने वाला है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है, हमें कॉस्ट शीट बनानी है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, कोई नंबर ऑफ यूनिट्स की वर्किंग नहीं करनी, मतलब पर यूनिट का कॉलम भी नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड। अब ये जो भी पीरियड होगा हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। लेट्स क्विकली प्रेजेंट, कैसा दिखने वाला है अपना प्रेजेंटेशन। कुछ प्रेजेंटेशन नहीं है, बट बस पर्टिकुलर्स का अमाउंट बनाओ और पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाओ, अमाउंट के कॉलम बनाओ, एंड द प्रेजेंटेशन इज ओवर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब यहां पे क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ऑफ रॉ मटेरियल, देन यू विल हैव परचेजेस। अब इस क्वेश्चन में कोई फ्रेट इनवर्ड नहीं है, इस क्वेश्चन में जहां तक हमने देखा यहां पे कोई फ्रेट इनवर्ड नहीं देके रखा हुआ है, ना ही कोई मटेरियल का स्क्रैप है, तो सीधा सीधा आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना है। अमाउंट जरा देख लेते हैं, इनके अमाउंट कितने हैं। तो सर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट यहां पे दिया हुआ है इन्होंने, ये रहा 2,88,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 446 और परचेज है 64 lakhs। ठीक है, तो 2,88,000 प्लस 64 प्लस 446, 2,88,000 प्लस 64 lakhs प्लस 4,46,000 विल गिव यू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, चलिए एक बार ऐड कर लेते हैं, फटाफट जरा ऐड कर लेते हैं इसे। 2,88,000 प्लस 64 lakhs प्लस 4,46,000, ये माइनस करना था, देखिए यहां पर ध्यान देना, ये माइनस करना। तो 2,88,000 प्लस 64 lakhs minus 4,46,000, this is giving you 62,42,000, 62,42,000। ओके, चलो नेक्स्ट खर्चा है डायरेक्ट वेजेस। ये तो आपको सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना अमाउंट है, लेट्स सी दैट। The amount of wages paid is 23,20,000, 23,20,000, ये रहा। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, तो यही आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। नाउ 62,42,000 प्लस 23,20,000 will give you 85,62,000, 85,62,000। Then third is factory overheads. After that you'll have to add factory overheads। अभी हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी आइटम्स मार्क करके रखे हुए हैं सब एक के नीचे एक आपको दिखाने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पे इन्होंने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस फॉर इन्वेंट्रीज, इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरीज, और लास्ट में दिया हुआ है सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर्स। ठीक है, तो एक रिपेयर्स है, दो इंश्योरेंस है, एंड देन अ सैलरी। repairs and maintenance of plant and machinery, insurance of plant and machineries, insurance of inventories, and then director's salary, director's salary, director's salary. Let's see the amount. Repairs and maintenance of plant and machinery is 9,80,500. This is 9,80,500. Insurance of plant and machinery
इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 96, इंश्योरेंस फॉर इन्वेंट्रीज इज 26। तो 96,000 प्लस 26,000, और हमने टेक्निकल डायरेक्टर को सैलरी दे रखी है कितने की, 8,90,000 की। 8,90,000 की सैलरी टेक्निकल डायरेक्टर लेके जा रहा है। ये सब मिलके आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे आ जाएंगे। लेट्स ऐड दिस 9,80,500 प्लस 96,000 प्लस 26,000 प्लस 8,90,000। तो ये टोटल आ रहा है 19,92,500। यहां पर लिख दीजिए 19,92,500। अब इनको ऐड करके हमें मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज एक्चुअली प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो दिस इज 85,62,000 प्लस 19,92,500। आंसर इज 1,05,54,500। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करना है ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। चलिए, नंबर्स उठाते हैं क्वेश्चन में से और रख देते हैं सॉल्यूशन में। ये रहा 4,06,000 एंड 6,02,100। 4,06,000 एंड 6,02,100। ये माइनस करना पड़ेगा, इसे मत भूलिएगा। नाउ यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। चलो, एड लेस करके आंसर निकालो साथ साथ में। दिस प्लस 4,06,000 minus 6,02,100 is giving you 1,03,58,400। 1,03,58,400। ठीक है, तो दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ एड ऑल द स्पेशल कॉस्ट। सबसे पहले अपना स्पेशल कॉस्ट आ रहा है, स्पेशल कॉस्ट को हम इस तरह से लिखेंगे, एड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, चलिए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज 86,000 और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 92,600। तो 86 प्लस 92,600, 86,000 plus 92,600 is for research and development. Research and development. Next खर्चा है admin related to production. Admin related to production. Admin related to production. आइए जरा देखते हैं admin का खर्चा इन्होंने कितना दिया हुआ है। तो admin related to production is 9 lakhs. 9 lakhs. चलिए, let's add 9 lakhs in it. ये मैंने ऐड कर दिया इसमें 9 लाख रुपीस। क्या इसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप भी है? बिल्कुल है। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, एंड देन यू विल ऐड प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट। ऐड प्राइमरी पैकिंग। ये सब के सब हमारे स्पेशल खर्चे हैं। ठीक है, तो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप इज 9,200 and packing is 10,200. So sale of scrap is 9,200 and packing is 10,200. Add लेस करके फाइनल आंसर जो है वो आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। 86,000 प्लस 92,600 प्लस 9 lakhs माइनस 9,200 plus 10,200 is giving you 10,79,600. 10,79,600. Now add this, you will get cost of production. You will get cost of production और यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। बताइए,
this plus 1 crore 3 lakh 58,400 is giving you 1 crore 14 lakh 38,000. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था रिक्वायर्ड पार्ट में। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है। तो अब बताइए क्या ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। स्पेशल खर्चे जो थे उन पे हमें ध्यान देना था और सोल्यूशन जो है बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच जाते हैं दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। 7 मैं बोल सकता हूँ 7 इज क्वाइट इजी। तो एक बार अगर हमने 7 मान लो होमवर्क भी ले लिया तो चल जाएगा। तो आई एम गिविंग क्वेश्चन नंबर 7 एज होमवर्क टू यू। मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होमवर्क करना है। कुछ